हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है विजय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। ठीक है। तो संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है हम सिर्फ उसी के बारे में आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम पढ़ें। हम आज धीरे धीरे पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। आज लेक्चर 1 है। ठीक है, ये लेक्चर 1 है। तो हम लेक्चर 1 को पढ़ेंगे आज पूरे। आज लेक्चर 1 में हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ेंगे, संवैधानिक ज्ञान है। देखो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम जो चीज़ पढ़ें वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। एग्ज़ाम के साथ-साथ आपके व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही है एजुकेशन फॉर नॉलेज। तो एजुकेशन फॉर नॉलेज हम आपके नॉलेज के लिए दे रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन आता ही आता है कंपल्सरी। बिल्कुल। तो अगर आपने पढ़ा 10 मिनट में, आपको कम से कम 1 क्वेश्चन का गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है? हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको संवैधानिक ज्ञान पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे और कुछ अभ्यास क्वेश्चन भी लगाएँगे। ठीक है? कम से कम 10 को एमसीक्यू हम लोग लगाएँगे आज ही। ठीक है? बाकी आप इन्हें जानते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है? जो हमें संविधान निर्माता हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना देखो भारत का जो सपना और संकल्प है, ठीक है, उसको एक तरह से एक समझ लो कि कुंडली है, या कहें तो प्रस्तावना एक तरह का दस्तावेज है जो पूरी संविधान की झलक को दिखाता है हमारे। ठीक है। और प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के साथ साथ जो बहु 4 तरह का वो सब न्याय की बात की गई है। आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तब समझ जाएँगे, ठीक है? जो मेन पॉइंट है हम सिर्फ़ उसकी ज़िक्र करते हैं, ठीक है? अब देखिए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है? बनाने के लिए मतलब ये ना एक कथन है, एक इस मतलब क्रम में है, तो आप हमेशा इस क्रम को याद रखेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें। पहले सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है? फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक है, फिर गणराज्य है। इस कथन को इसको मतलब याद रखेंगे क्रम को। 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे है। क्योंकि क्या करता है ना 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा इसमें कौन, इसको सभी सभी को क्रम से करिए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, ठीक है? तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको पूछेगा कि न्याय कितने प्रकार का दिया गया है, क्या-क्या है, सब कुछ है। इसमें हम 4 तरह के न्याय की बात करते हैं, ठीक है? फिर स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है? फिर हम समता और बंधुत्व की भी बात करते हैं। धीरे-धीरे अभी जाएँगे हम, ठीक है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? इन्हें एक संकल्प पत्र बोला था, ठीक है? किसने बोला था संकल्प पत्र इसको? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद ये 1 में लिखा गया है, ठीक है? तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब अनुच्छेद 1 क्या है पूरा पढ़िए। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अब इसको हम विस्तृत पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, न कि राज्यों का परिसंघ। मतलब समझ लीजिए जो जितने सारे ये राज्य हैं, जैसे ये है उत्तर प्रदेश, ये सब है, जितने भी राज्य हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जे-एंड-के है ना, ठीक है? राजस्थान, फिर क्या एक है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये कौन-सा तेलंगाना है, ठीक है? छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जितने भी ये सब राज्य हैं, सब क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी याद रखेंगे कि 28 स्टेट हैं और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? दिल्ली और पुडुचेरी के पास विधानसभाएँ हैं। देखो जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? दिल्ली और यहाँ पे पुडुचेरी है, ठीक है? पुडुचेरी की अपनी क्या है? विधानसभाएँ हैं, ठीक है? यह अनुच्छेद भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। देखो जो आर्टिकल 1 है ना, आर्टिकल 1 के अनुसार ही कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। उसको एकता बनाए रखने का लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित आर्टिकल 2 है, ठीक है? संसद को एक नए राज्य को भारत संघ में समय प्रवेश देने या स्थापित करने की शक्ति विद्यमान है, ठीक है? आप उसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। संसद को विधि द्वारा संसद को
विधि द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल करने का अधिकार देता है। ऐतिहासिक उदाहरण क्या है? 1951 में गोवा, दमन और दीव भारत में विलय हुआ। 1975 में सिक्किम का विलय हुआ। यह प्रक्रिया पूर्णतः संसद के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य विधानसभाओं को इसमें आवश्यक सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें देखो, राज्य जो है ना, उनकी कोई विशेष योगदान नहीं। विशेष योगदान किसका है? संसद का है। ठीक है? संसद अपने नए राज्यों के प्रवेश और प्रस्ताव। नए राज्यों का प्रवेश मतलब कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा जो क्षेत्र है, मान लो जैसे नेपाल है, कल को नेपाल भारत में शामिल होना चाहे, तो भारत की अपनी वो है, निर्णय है कि वो शामिल करना चाहे नहीं या नहीं करना। अगर वो शामिल करना चाहता है तो शामिल कर सकता है, ठीक है? ये आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 2 कहता है। अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या है? देखिए, आर्टिकल 3 में क्या होता है? राज्यों का गठन और पुनर्गठन की बात है। मतलब जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, इनके सीमाओं में परिवर्तन की बात हो, ठीक है? इनकी सीमा को छोटा करना हो किसी राज्य को, किसी राज्य की सीमा को बड़ा करना हो, हाँ, किसी एक राज्य को विभाजन करके 2 राज्य बनाने हो, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ था। जैसे झारखंड, उड़ीसा हुए हैं सब, बंगाल का विभाजन हुआ, ऐसे जितने भी राज्य हैं, उनको विभाजन करना हो, अलग करना हो, एक करना हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना, जो भी करना हो, ये संसद करती है, ठीक है? और संसद किसकी अनुमति से करती है? बताओ? राज्यों की सहमति से करती है, ठीक है? ये बात को हम हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, संसद को राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि करना हो, कमी करना हो, नाम परिवर्तन कर सकती है, सब किसको है? संसद को है, ठीक है? अनुच्छेद 3 संसद को व्यापक शक्ति देता है कि नए राज्य बनाना, सीमा में परिवर्तन करना, नाम बदलना सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। महत्वपूर्ण क्या है? राज्य विधानसभा की सिफारिश आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं। देखिए, इसमें जो राज्य होते हैं ना, जैसे मान लो ये राज्य है, ठीक है? अब अब इसको क्या है कि अगर इसको राज्य से मान लो राज्य को बँटवारा करना है, तो इसमें जो राज्य प्रभावित क्षेत्र है ना, उनकी राज्य की सहमति ज़रूरी है, ठीक है? सहमति लेना होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है बिल्कुल। ये नहीं है कि बाध्यकारी ही है बिल्कुल। कि हमको जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक हम कर नहीं सकते। नहीं, बाध्यकारी नहीं है, आवश्यक मान सकते हैं, ठीक है? तो यही है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि 2014 में तेलंगाना राज्य 29वां राज्य बना था। 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का निर्माण किया गया था सन 2000 में, ठीक है? तो वही सब दिया गया है, ठीक है? ये अनुच्छेद 3 है। अब अनुच्छेद 4 क्या है? कानूनों का निर्देशकता अनुच्छेद 4 में, मतलब क्या होता है? जो अनुच्छेद 1 और 3 में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया दिया गया है, उसका वर्णन अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 4 में ये भी है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है? उसका निर्धारण भी लोकसभा 4 के मतलब आर्टिकल 4 के अनुसार ही होता है, जो स्पष्ट करता है कि अगर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 में परिवर्तन होगा, तो आर्टिकल 4 में चौथाई परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अगर जैसे मान लो कोई आर्टिकल 1 में कोई नया राज्य है, जैसे मान लो नेपाल है, नेपाल को भारत में शामिल कर दिया गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब भारत में शामिल हो जाएगा तो इसकी कुछ जनसंख्या होगी। जनसंख्या होगी तो वहाँ पे कुछ लोकसभा और राज्यसभा कुछ सीटें बनेंगी, ठीक है? जब क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व होगा ना संसद में, जब संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इनकी कुछ सीटें 1-2 सीटें आएँगी। तो 1-2 सीटें आएँगी तो अनुच्छेद 4 में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा की सीटें से संबंधित है, ठीक है? तो अगर 1 और 3 में परिवर्तन होता है, तो आर्टिकल 4 में भी परिवर्तन होगा, ठीक है? वही है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 1 और 3 के तहत किए गए परिवर्तनों संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और देखो, अब ये भी है कि अगर आर्टिकल 1 और 3 में परिवर्तन करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि संविधान संशोधन हो, ठीक है? लेकिन माना नहीं जाएगा, ठीक है? इसका अर्थ है कि राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन, नामकरण के लिए अनुच्छेद 368 का जटिल प्रक्रिया आवश्यक नहीं, ठीक है? यह लचीलापन संसद को तेज़ी से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। देखो, जो आर्टिकल 4 है, ये बताता है कि आर्टिकल 1 और 3 में परिवर्तन करना हो ना, तो कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ठीक है? सिंपल प्रक्रिया रखा गया है ताकि आसानी से किया जा सके, ठीक है? देखो, राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्य का संविधान का संशोधन ही करें, ठीक है? इसका कोई जटिल मतलब बराबर मतलब नहीं है, ठीक है? राज्य का पुनर्गठन हो सकता है बिना संविधान संशोधन किए बिना भी, ठीक है? तो ये हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था और हमने प्रस्तावना को बस ऊपर-ऊपर से देखा, ठीक है? थैंक यू। अब आगे देखिए, कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है? एमसीक्यू अभ्यास जो होता है संवैधानिक ज्ञान की परीक्षा के लिए, ठीक है? अब देखो, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? देखो, जो समाजवादी शब्द है, पंथनिरपेक्ष शब्द है, ये कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है? तो 1976 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? ज़ाहिर-सी बात है, आपने पढ़ा होगा, 28 राज्य हैं, ठीक है? भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? ज़ाहिर-सी बात है, हमने किस में पढ़ा था? अनुच्छेद 1 में, ठीक है? अब देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, गोवा को भारत में विलय कब किया गया था? ठीक है? नए राज्यों का प्रवेश देने की शक्ति किसमें निहित है? जो नए राज्य को प्रवेश करने की शक्ति किसमें निहित है? मतलब आर्टिकल बताना है, आर्टिकल कौन-सा है और गोवा को भारत में विलय कब हुआ था? ये बताना है, ठीक है?
ये आप लोग कमेंट करिए। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या था? अनु अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों को बनाने की शक्ति किसके पास है? जो अनुच्छेद 3 है, नए राज्यों को मतलब कि नाम परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना, पुनर्गठन वगैरह करना किसके संसद के अधीन आता है, ठीक है। राज्यों के नाम परिवर्तन के लिए किसकी अनुमति की आवश्यक है? जो अगर मान लो राज्य का नाम परिवर्तन हो रहा है तो किसकी जरूरत है? विधानसभा होनी जरूरत, जो राज्य है, जो प्रभावित राज्य है, उसकी सहमति आवश्यक है। देखिए याद रखिएगा, आवश्यक है परंतु बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। तो राज्य विधानसभा ये सही हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 4 के बारे में क्या सही है? अभी कुछ अनुच्छेद 4 के बारे में पूछा है, क्या सही है? राष्ट्रपति। अब स्टेटमेंट देखेंगे ना तो सोचेंगे कि अनुच्छेद 4 के बारे में सही क्या है, और ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 4 कौन डिसाइड करता है? संसद ही करती है, ठीक है। संविधान संशोधन किस प्रकार होता है? संसद में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का, तो 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना बना था, ठीक है। देखो 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया, दो यूटीज बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो इसलिए फिर 28 राज्य हो गए, समझ गए। तो अब 28 ही राज्य हैं, लेकिन 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना बना था, याद रखेंगे, ठीक है। अब 30 हो गए, मतलब कि कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 8 9 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी भारत में चुनौती का देखो, संविधान की आत्म प्रस्तावना में बसती है, ये कौन करते हैं? जो न्यायमूर्ति हैं, के एस सिकरी साहब, इन्होंने कहा था। और हम अपने संवैधानिक ज्ञान को तीसरे से वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे आगे जाके, ठीक है। राज्य निर्माण देखेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया देखें, और ऐतिहासिक तथ्य को आगे जानकारी देंगे, ठीक है। तो इतना ही तक का, ठीक है। अभी एक बात और याद रखेंगे, जो संविधान होता है ये जीवंत दस्तावेज है। पूछ देता है कि कौन जीवंत दस्तावेज है कि नहीं, मतलब इसे लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, देखो जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहता है, ठीक है। प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 से 4 हमारे राष्ट्र की नींव रखते हैं। एकता, लोकतंत्र और लचीलापन डिजिटल युग में भी कत संवैधानिक मूल्य और प्रासंगिकता बने रहते हैं। आइए इन सिद्धांतों को समझ और सराहने के लिए संक्षिप्त करते हैं, ठीक है। हम इसी को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, आपने हमारे चैनल को देखा। एजुकेशन फॉर नॉलेज, LDD जी, थैंक यू।